हेलो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करेंगे सीडीएस 2017 में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चंस के ऊपर। 64 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन की तिथि के आधार पर कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ आयोग दिए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा आयोग कौन से सन में बना था और सबसे पहले कौन सा बना था, और कूट का भी प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ ए ऑप्शन सही है। सबसे पहले जो है वो सरकारी आयोग बना वर्ष 1983 में। फिर उसके बाद 11वां वित्त आयोग गठन हुआ वर्ष 2000 में। फिर उसके बाद द्वितीय प्रशासनिक आयोग बना वर्ष 2005 में। फिर उसके बाद पुंछी आयोग बना, यह 2007 में बना था। प्रशासनिक सुधार आयोग एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो था वो 5 जनवरी 1966 को नियुक्त किया गया था, और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली बनाए गए थे। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? वीरप्पा मोइली को। देखिए, अब बात करते हैं पुंछी आयोग की। भारत सरकार ने सरकारी आयोग द्वारा अंतिम बार केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दे पर विचार के बाद भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित एक नए मुद्दे पर विचार करने के लिए 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और उसी का नाम पुंछी आयोग दिया गया। देखिए, अब पुंछी आयोग में कुल सदस्य जो थे वो 5 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य थे, और जो अध्यक्ष थे वो श्री न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी जी थे, और ये इसकी संरचना है। 30 मार्च 2010 को सरकार को प्रस्तुत की गई 7 खंडों की रिपोर्ट इस आयोग द्वारा। उस आयोग में इस रिपोर्ट में 273 सिफारिशें की थी इस आयोग ने। अब बात करते हैं सरकारी आयोग की। सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे, जिनका आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये इसकी बैकग्राउंड ये था इस आयोग का बनाने का कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SR बोम्मई ने अपनी सरकार की बर्खास्तगी को 1989 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के उनके आग्रह को राज्यपाल द्वारा ठुकरा देने के निर्णय पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय एक पीठ ने बोम्मई मामले में मार्च 1994 में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राज्यों में केंद्रीय शासन लागू करने के संदर्भ में सख्त दिशा निर्देश तय किए। इस मामले में सरकारी आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और 247 अनुशंसाएं की थी इस रिपोर्ट में। अब देखते हैं वित्त आयोग के बारे में। जो 11वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष जो थे वो AM खुसरो थे, और 2000 से 2005 तक यह वित्त आयोग का गठन किया गया था। और कभी कभी एग्जामों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रथम वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है KC नियोगी, और संचालन अवधि भी पूछी जाती है। 1952 से 1957 तक ये वित्त आयोग चला था। और 11वां पूछा गया था पॉलिटी में। 66 नंबर का प्रश्न, भारत में पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पंचायत क्षेत्रों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पंचायत की सीटों को भरा जाता है। ग्राम सभा उन व्यक्तियों का एक निकाय है जो पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी ग्राम की निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है। पंचायतें संवैधानिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को वे शक्ति और प्राधिकार दे सकते हैं जिससे वे कार्य करने में सक्षम हो सके। तो आपको यहाँ कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो यहाँ C ऑप्शन सही है, 1, 2 और 4। पहला कथन सही है, दूसरा सही है, तीसरा यहाँ गलत है और चौथा भी यहाँ सही है। एक बार विचार कीजिए इस पर। देखिए, पहले पॉइंट में कहा गया पंचायत क्षेत्रों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पंचायत की सीटों को भरा जाता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव से पंचायत की सीटों को भरा जाता है हर पंचायत क्षेत्र में। ग्राम सभा उन व्यक्तियों का एक निकाय है जो पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी
ग्राम की निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है। तो वोट वही दे सकते हैं जो वहाँ मतदाता सूची में जिनके नाम है, और उन्हीं से मिलकर वो ग्राम सभा बनती है। और यहाँ जो तीसरा ये जो कथन है ये गलत है, क्योंकि पंचायतें संवैधानिक तो हैं लेकिन स्वायत्ता वो ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। और चौथा जो है, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को वे शक्ति और प्राधिकार दे सकते हैं जिससे वे कार्य करने में सक्षम हो सके। तो राज्य विधानमंडल भी उन्हें शक्ति और प्राधिकार दे सकते हैं किसी भी बिल के थ्रू। 67 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है? यहाँ ऑप्शन दिए हैं आपको। राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। और आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से सोचिए। तो देखिए यहाँ दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, इसलिए कूट यहाँ केवल 2 और 3 सही रहेगा। देखिए पहला कथन बोला गया था कि राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है, ये गलत है, क्योंकि हर राज्य की राज्यसभा में सीटों की संख्या अलग अलग है। और दूसरा कथन है, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। ये जरूरी नहीं कि उस राज्य की सहमति ही आवश्यक हो, केंद्र खुद भी इस पर निर्णय ले सकता है। और ये तीसरा कथन भी सही है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है बल्कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं संघवाद के बारे में या फेडरल के बारे में, फेडरेशन के बारे में। तो विभिन्न राज्य विभिन्न राज्य मिलकर एक संघ की स्थापना करते हैं। तो एक संघीय सरकार और अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयां हो जाती हैं। फेडरल की विभिन्न इकाइयां हो जाती हैं। देखिए ये राज्य सरकारें मिलकर एक संघ बना रही हैं। और कभी कभी एग्जाम में भारत में संघवाद पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह कहाँ से लिया गया है, संघवाद का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है। तो भारत में जो फेडरलिज्म या संघवाद का सिद्धांत है वो कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न 68 नंबर का, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में बताना है आपको, और ये बताना है इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। पहला ऑप्शन, एक या एक से अधिक राज्यों तथा भारत सरकार के बीच किसी विवाद की स्थिति में आरंभिक अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट की है। सेकंड, उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपीलें सुनने की शक्ति भी है। थर्ड, इसके समक्ष आए किसी भी मामले में न्याय करने के लिए डिक्री और आदेश पारित करना भी इसकी शक्ति है। और फोर्थ, विधि से संबंधित मामलों में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना भी इसकी शक्ति है। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए, और यहाँ कूट का प्रयोग करना है आपको। आंसर दीजिए सभी। देखिए यहाँ पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो यहाँ चारों सही हैं। प्रश्न पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन था पहला, संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा, संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च समादेश यानी सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित होगा। और यहाँ आपको कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर बताना है। आंसर दीजिए सभी वीडियो पॉज करके। तो देखिए यहाँ पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा यहाँ सही नहीं है। देखिए संघ की कार्यपालक शक्ति सभी राष्ट्रपति में निहित होंगी, और दूसरा जो कथन है ये गलत क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही नहीं बल्कि कभी कभी वह स्वयं विवेक से भी कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग कर देगा। और संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांड सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है, उसमें ही इसकी शक्ति निहित होती है। और संघ की जो कार्यपालक शक्ति है, जो भी कोई भी काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण तब होता है जब विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में निरुद्ध किया जाता है। दूसरा, जीवन का अधिकार एक आधारभूत मानवाधिकार है और इस अधिकार के अतिक्रमण की शक्ति राज्य के पास भी नहीं है। तीसरा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जननात्मक चयन करने का किसी महिला का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम नहीं है।
यहाँ आपको कूट दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल करके आपको आंसर बताना है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो यहाँ पहला और दूसरा कथन यहाँ सही है, तीसरा यहाँ गलत है। देखिए, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है यह अनुच्छेद 21। यदि कोई अन्य व्यक्ति या कोई संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो पीड़ित व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय तक जाने का अधिकार होता है। और यह नियम उन्हीं व्यक्ति पर लागू होता है जो कि भारत के मूल निवासी हैं और जिनके पास भारत देश की नागरिकता है, उन्हीं के लिए अनुच्छेद 21 लागू होता है। और देखिए, जो इससे एक संबंधित बहुत पॉपुलर केस भी है, ए के गोपालन बनाम मद्रास केस, जो 1950 में हुआ था, वो भी 1901 जो आर्टिकल 21 से ही संबंधित है ये।